कल एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर के बारे में हो चुका है। आज हम लोग उसके आगे बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमाइनो एसिड। तो आज का लेक्चर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, थर्ड लेक्चर। तो टुडेज थर्ड लेक्चर प्रॉपर्टी ऑफ एमाइनो एसिड में सबसे पहले आ रहे हैं कि एमाइनो एसिड जो भी हैं वो एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसी को समटाइम हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म विच इज़ शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। स्टीरियो का मतलब होता है स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म, मतलब एक ही मॉलिक्यूल का डिफरेंट फॉर्म। तो ये एमाइनो एसिड शो करता है प्रॉपर्टी। अब इसके दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो फॉर्म होते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और दूसरा होता है लीवियो रोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, रोटेटरी, और दूसरा होता है लीवियो रोटेटरी। एल और डी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर COOH है, एमाइन ग्रुप यहाँ ऊपर की तरफ है, H है और R है, ठीक है। तो जब इसको, इस स्ट्रक्चर को आप मिरर में देखोगे, सपोज यहाँ पर आपने इसको मिरर पे देखना शुरू किया, तो इसके मिरर में जो इमेज बनेगा वो इमेज इससे अपोजिट बनेगा। यानी वहाँ पर ये कैसा स्ट्रक्चर आएगा, H इस तरफ, COOH इस तरफ, NH2 इस तरफ और R इस तरफ। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी एमाइनो एसिड के बारे में समझ रहे हैं हम लोग। क्या किसके बारे में बात करें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसी को स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। इसी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। नॉन लिखा है, यानी ये मिरर में जब इसको आप देखेंगे तो ये एक दूसरे के साथ में इम्पोज नहीं होगा। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए जिसको बोलते हैं कायरलिटी। ठीक है, कायरल कार्बन, ये कार्बन की प्रॉपर्टी है। कायरलिटी जो प्रॉपर्टी है, अब ये कार्बन शो करता है। तो कार्बन जो हम लोगों ने कल बात किया था कि एमाइनो एसिड में सेंटर कार्बन को हम लोग हाँ, इसी को अल्फा कार्बन बोलते हैं और इसी को हम लोग कायरल कार्बन भी बोलते हैं, सेंटर कार्बन को। कायरल कार्बन का मतलब ये है कि अगर कोई भी कार्बन में जो ये 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, ये चारों बॉन्ड किसी अलग अलग मॉलिक्यूल से अटैच हो। जैसे अब सारे एमाइनो एसिड तो अलग अलग मॉलिक्यूल से, जैसे यहाँ पर COOH से अटैच है तो ये एक अलग हो गया। यहाँ पर एमाइन ग्रुप है, ये अलग है, ये H अलग है और R अलग है। तो ये चारों तो एक दूसरे से अलग हैं। तो यानी यहाँ पर जो एमाइनो एसिड का C अल्फा है वो क्या शो करेगा, कायरलिटी, कायरल कार्बन। तो इसका मतलब है कि सारे एमाइनो एसिड कौन सी प्रॉपर्टी शो करने वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए, एक कंडीशन समझ में आ गया, कायरलिटी होना चाहिए। यानी कार्बन जो होंगे वो 4 अलग अलग मॉलिक्यूल से अटैच होंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन यहाँ पर JNU, इवन IIT जैम या फिर CSIR की B पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि वो कौन सा एक एमाइनो एसिड है जो कायरलिटी शो नहीं करेगा। तो आंसर होगा उसका ग्लाइसिन। स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो इसका आंसर आप लोग खुद कर सकते हैं। ये कायरलिटी
शो नहीं करता और यही क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। ग्लाइसिन कायरलिटी क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि R की जगह पे वहाँ क्या है? H। तो जब ये R की जगह पे H हो गया तो ये दो तो मॉलिक्यूल सेम हो गए, तब ये कायरलिटी कौन शो करेगा? कायरलिटी शो नहीं करेगा, क्योंकि कायरलिटी की कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, चारों बॉन्ड अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से अटैच होंगे। और कायरलिटी जो होता है उसको हम लोग जो भी कार्बन शो करता है, जैसे यहाँ तो एक ही कार्बन है, लेकिन वैलिन में देखिए कार्बन तो ज़्यादा है, एलानिन में 2 कार्बन है, हाँ सिर्फ ग्लाइसिन में 1 कार्बन है। तो जो भी कार्बन कायरलिटी शो करता है उसको हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे इवन कार्बोहाइड्रेट कायरलिटी जो कार्बन शो करता है उसको स्टार से शो करते हैं, उनके पास में चारों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से वो अटैच होने चाहिए। हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में 1 कायरल सेंटर हो, 2 कायरल सेंटर हो, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट लेके बता दिया, एक कि ग्लाइसिन में कायरलिटी शो नहीं होता। तब जब कायरलिटी शो नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं एक कायरल, या तो नॉट एक कायरल का मतलब विदाउट कायरल, ठीक है। तो कल को एग्जाम में यह है कि विच ऑफ दिस अमाइनो एसिड इज नॉट शोइंग कायरल कार्बन या ऑप्टिक नॉट शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आंसर होगा ग्लाइसिन। तो इसको एक कायरल को हम लोग क्या कह सकते हैं दूसरे तरीके से? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर था कायरल की प्रॉपर्टी, तो एक कायरल का प्रॉपर्टी क्या होगा? सुपर इम्पोजिबल। ये मॉलिक्यूल जब मिरर में देखेंगे तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते 2 स्ट्रक्चर को, ये सेम एक ही स्ट्रक्चर होगा। तो वहाँ पर ग्लाइसिन में कभी भी D और L का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। D और L का कॉन्सेप्ट हमेशा तब आता है जब यहाँ पर कायरलिटी की प्रॉपर्टी शो होती है। कि अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। वैलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। वैलिन का स्ट्रक्चर कैसा है? COOH NH2 H CH और यहाँ पर CH3 CH3। तो यहाँ पर मैं एक कार्बन हटा दूँगा, ठीक है, ये वैलिन है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें कितने कायरल सेंटर हैं। यहाँ पे कार्बन को देखिए कितने हैं, एक ये कार्बन है, दूसरा ये कार्बन है, 2 कार्बन है। तो मुझे ये बताइए कि इसमें कायरलिटी कितने होंगे? वन से 1 कायरल होगा। ओके ठीक है, आंसर आया 1 का 1 ग्रेट, ओके परफेक्ट 1 होगा। कैसे किया आपने? देखिए यहाँ पर ये दोनों तो एक ही से अटैच सेम फंक्शनल ग्रुप, तो ये तो कायरल सेंटर होगा नहीं। कायरल सेंटर कौन से होंगे? ये वाले। और जब भी आइडेंटिफाई करना हो तो इस तरीके से कर लीजिएगा, देख लीजिए कैसे कर रहा हूँ। एक ये, दूसरा ये वाला, तीसरा ये और चौथा ऊपर की तरफ। तो सेंटर में कायरल सेंटर सिर्फ एक है। ऑल द नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सिर्फ एक कायरल यहाँ पर प्रेजेंट है, कायरल के नंबर 1। अब आ जाते हैं यहाँ पर एक जनरल फार्मूला होता है कि इसके बेसिस पे कितने स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर, जिनको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लिवियो रोटेटरी बोलेंगे। तो इसका फार्मूला होता है 2 to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर। कितने सेंटर पे हैं? तो यहाँ पे 2 to the power 1, ठीक है, क्योंकि एक कायरल सेंटर है। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी एक होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होगा लिवियो रोटेटरी, ठीक है। ग्लाइसिन में अगर मैं बात करूँ तो ग्लाइसिन में मैंने बोला कि कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा। तो कायरल सेंटर नहीं होगा तो n की वैल्यू 0, क्योंकि n नंबर ऑफ कायरल शो कर रहा है। तो n की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो 2 to the power 0 की वैल्यू क्या आता है? 1। मालूम है ना भाई, 2 to the power 0, एनीथिंग का पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, या तो यानी इसका मतलब या तो D फॉर्म होगा या तो L फॉर्म होगा, दोनों नहीं होंगे, क्योंकि या तो डेक्स्ट्रो रोटेटिव लिखे या लिवियो रोटेटिव। यहाँ पर वैलिन का डेक्स्ट्रो भी होगा फॉर्म प्लस लिवियो भी होगा। कि अब हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवियो रोटेटरी के बारे में बात किए, ये बेसिकली है क्या और कैसे हम लोग बताएंगे
कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्ट्रक्चर कौन सा और लिवियो रोटेटरी कौन सा है। NH2 इस तरफ लिख रहा हूँ, COOH इस तरफ, H इस तरफ, R इस तरफ, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि इस तरफ COOH और NH2 इस तरफ, R इस तरफ, H इस तरफ। तो मैं एमाइन ग्रुप पे फोकस कर रहा हूँ। एमाइन ग्रुप एक तरफ यहाँ राइट साइड में है और दूसरे साइड में लेफ्ट साइड में है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी तब कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी तब कहेंगे जब यहाँ पर एमाइन ग्रुप राइट साइड में हो एमाइनो एसिड का, और इसको लिवियो रोटेटरी तब कहेंगे जब यहाँ पर इसका लेफ्ट साइड में हो, L फॉर लेफ्ट साइड। एमाइन ग्रुप का किस डायरेक्शन में हो, लेफ्ट साइड में। और अगर एमाइन ग्रुप राइट साइड में होता है तो डेक्स्ट्रो। तो लिवियो और डेक्स्ट्रो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। और ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, क्योंकि इसका तो राइट साइड में है एमाइन ग्रुप, इसका लेफ्ट साइड में। जब सुपर इम्पोज करेंगे तो नहीं होगा, यानी ये कायरल सेंटर की प्रॉपर्टी है। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आया। अब आगे बात कर रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये स्ट्रक्चर NH2 यहाँ लिखूँ, COOH यहाँ लिखूँ, H यहाँ लिखूँ और R नीचे की तरफ, तब आप इसको क्या, कौन सा फंक्शनल, मतलब इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे या लिवियो रोटेटरी बोलेंगे? तब इसको क्या बोलेंगे आप? तब ये तो ऊपर है, तो इसको तो मैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी नहीं कह सकता, ना लिवियो रोटेटरी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर एमाइन ग्रुप लेफ्ट और राइट हो तो डेक्स्ट्रो लिवियो कहेंगे। तब इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये समझ लीजिए, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर एक हम लोग रेफरेंस मॉलिक्यूल को यूज़ करते हैं जिसका नाम है ग्लिसरल अल्डिहाइड। ग्लिसरल अल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो अच्छा हाँ, लेकिन यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दिया, OH होगा। ग्लिसरल अल्डिहाइड का ये फॉर्मूला है। तो ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप, ये एक अलग और नीचे वाला एक अलग। तो ये कायरल सेंटर, यानी C2 वाला क्या है, कायरल सेंटर हो गया। ऊपर की तरफ अल्डिहाइड, लेफ्ट साइड में OH, राइट साइड में H, और ये वाला CH2OH, सेंटर वाला C2 कायरल सेंटर है। तो यहाँ पर लोगों ने ये बताया कि ये रेफरेंस मॉलिक्यूल में हम लोग ऐसे मानेंगे कि OH अगर लेफ्ट साइड में रहेगा इसका ग्लिसरल अल्डिहाइड का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड में तो लिवियो। और अगर ये OH इस डायरेक्शन में आ जाए, यानी OH यहाँ पर आ जाए और H यहाँ पर है, तो इसको अब हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो। OH के कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, जो ग्लिसरल अल्डिहाइड इज ए रेफरेंस मॉलिक्यूल, इसके बेसिस पे। तो इसको हम लोग D और L से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल D कैपिटल L की बात कर रहे हैं, तो ग्लिसरल अल्डिहाइड रेफरेंस मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि ऊपर वाला मॉलिक्यूल जो है, जो अब हम लोग को इस मॉलिक्यूल के बारे में फाइंड आउट करना है, ये वाला मॉलिक्यूल, कि ये मॉलिक्यूल का क्या होगा कायरलिटी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस ग्लिसरल अल्डिहाइड का जो अल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है वो बहुत कुछ मिलता जुलता है किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में। क्योंकि अल्डिहाइड को हम लोग ऐसे लिखते हैं और एसिड को ऐसे लिखते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे, किस वाले को, ये जो मॉलिक्यूल का जिसको फाइंड आउट करना है कि इसका क्या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवियो रोटेटरी, किसके ऊपर, इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे। तो इसको सुपर इम्पोज कैसे कर सकते हैं, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो यहाँ पर किस डायरेक्शन में है, राइट साइड में, और इसका अल्डिहाइड टॉप पे है, तो इसको हम लोग थोड़ा रोटेट करेंगे 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ जाएगा, टॉप पे, सॉरी ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ पर आ जाएगा, टॉप पे। एमाइन ग्रुप कहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट में। H कहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ, और R कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ। तो सारे 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, ताकि, क्योंकि मुझे क्या करना है, सुपर इम्पोज करना है, किसको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्डिहाइड को। ये बात समझ में आया। तो देखिए सुपर इम्पोज करने के बाद में स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा। COOH ऊपर की तरफ आ जाएंगे, NH2
लेफ्ट साइड में आ जाएगा, H यहाँ पर इस डायरेक्शन में और R यहाँ पर। ये यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब इसको सुपर इम्पोज कर दीजिए। तो अब सुपर इम्पोज करने के बाद में अब देखिए कि एमाइन ग्रुप कहाँ पर है। एमाइन ग्रुप अपने लोकेशन पर आ चुका है, यानी और इसका है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड को हम लोगों ने असाइन किया था लीव यू, तो ये लीव यू है। तो इस रेफरेंस मॉलिक्यूल से यूज़ करके हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग डेक्स्ट्रो होगा या लीव यू होगा फाइंड आउट कर सकते हैं। जिन्होंने समझा इसको फटाफट वाई लिखिए, जिन्होंने नहीं समझा नो लिखिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। यस यस यस, सभी को समझ में आ गया? ओके गुड। ओके, पहली प्रॉपर्टी को देख लिया हम लोगों ने अमाइनो एसिड को। अब सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है अमाइनो एसिड को, दैट इज अमाइनो एसिड कैन एक्ट एज बफर। तो बफर की तरह अमाइनो एसिड एक्ट कर सकता है। और व्हाट इज बफर? बफर इज एनी सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। तो कोई भी सॉल्यूशन जो पीएच चेंज को रेजिस्ट कर सके उसको हम लोग बफर कहते हैं। अ बफर इज ऑलवेज ए मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस एंड इट्स सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड ग्रुप भी होंगे और बेसिक ग्रुप भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर एमाइनो एसिड जो होते हैं, एमाइनो एसिड कैन एक्ट एज एसिड ऑल्सो और कैन एक्ट एज ए बेस ऑल्सो। ये दोनों प्रॉपर्टी इनके पास होती है। कैसे? चलिए पहले एसिडिक प्रॉपर्टी को देखते हैं। एमाइनो एसिड को, किसी भी एमाइनो एसिड का, जैसे मैं ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं R। सो इफ दिस एमाइनो एसिड रिलीजेस प्रोटॉन और प्रोटॉन रिलीज करने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाए इस फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक प्रॉपर्टी। बिकॉज एसिडिक प्रॉपर्टी इज एक्सेप्टेंस ऑफ आइदर इलेक्ट्रॉन, या तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या फिर और रिलीज प्रोटॉन। तो यहां पर ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है। तो ये अगर प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी है। क्लियर? अब आते हैं दूसरा कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी, बेसिक बिहेव कैसे कर सकता है। तो बेसिक प्रॉपर्टी अगर मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो अगर ये H प्लस को एक्सेप्ट कर ले तो ये क्या हो सकता है? यहां CnH3, क्योंकि एक प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट किया तो NH3 प्लस हो जाएगा, HCOOH और यहाँ पर R। तो ये जो आप देख रहे हो एक्सेप्टेंस करने के बाद में NH3 प्लस, तो ये क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी। क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब है एक्सेप्टेंस ऑफ H प्लस और रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि ऑल अमाइनो एसिड कैन शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी एंड दैट्स व्हाई इट कैन एक्ट एज ए बफर, बफरिंग एजेंट। और यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग को अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है टाइट्रेशन कर्व, टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड। तो हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड में सिंपल अमाइनो एसिड को ले रहे हैं, यानी न्यूट्रल टाइप, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। कहने का मतलब न्यूट्रल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनके पास कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे ग्लाइसिन, ये स्ट्रक्चर है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का। तो हम लोग सिंपल अमाइनो एसिड के लिए आज पढ़ रहे हैं
नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, कैसा टाइट्रेशन कर्व होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा होता है। तो आज की क्लास में हम लोग सिंपल अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं। तो टाइट्रेशन कर्व हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि एसिडिक, हाई एसिडिक कंडीशन से हम लोग बेसिक की तरफ मूव कर सकते हैं, या फिर बेसिक से एसिडिक डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन ले रहे हैं, मतलब मैं एसिडिक कंडीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, एसिडिक कंडीशन। तो एमाइनो एसिड को मैंने हाईली एसिडिक कंडीशन में रखा। तो एमाइनो एसिड को अगर हाईली एसिडिक कंडीशन में रखेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक जनरल स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पर, किसका, एमाइनो एसिड का, ठीक है। तो NH2H and R, this is amino acid. Suppose here pH is 1.0, मतलब बहुत लो pH है, यानी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 100%, एसिडिक कंडीशन है ये। तो यहाँ पर जब एसिडिक कंडीशन होगा, ये अगर एसिडिक कंडीशन है, हाईली एसिडिक, तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इनके चारों तरफ क्या है, प्रोटॉन रिच है। हाई एसिडिक कंडीशन का H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो ये H प्लस को एक्वायर करना चाहेंगे, तो ये कन्वर्ट करते हैं, NH2 कन्वर्ट करेगा NH3 प्लस में, यानी हाईली एसिडिक कंडीशन में एमाइनो एसिड किस कंडीशन में रहता है, NH3 प्लस COOH, H और R फॉर्म में, ये फॉर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक कंडीशन। क्लियर। तो इस पर, इस कंडीशन पे नेट, इस कंडीशन पे नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज देखिए इस पे क्या है, नेट चार्ज +1, तो यहाँ पर नेट चार्ज होगा +1। तो ये याद रखना है कि एट लो पीएच और हाईली एसिडिक कंडीशन एमाइनो एसिड ऑफ दिस जनरल, दिस स्पेसिफिक एमाइनो एसिड पर क्या होगा, +1 चार्ज, ठीक है, जो न्यूट्रल एमाइनो एसिड है। अब आ रहे हैं कि ये जब इस तरीके का है, NH3 प्लस COOH, H और R, तो ये एसिडिक कंडीशन हुआ, ठीक है। pH, लो pH बोल रहा हूँ, 1 ले लेता हूँ एग्जाम्पल, और इस पर नेट चार्ज क्या हो गया, +1। अब आप क्या करोगे कि इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग अब इसमें NaOH डालेंगे, यानी बेसिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो बेसिक डायरेक्शन कब मूव करेंगे, जब NaOH ऐड करेंगे। तो स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग NaOH डालेंगे। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा, क्योंकि ये H प्लस क्या करेगा, ये NaOH, अब इसका H प्लस को लेकर कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देंगे, वाटर। तो अब ये लूज करेगा अपना प्रोटॉन, जैसे जैसे बेसिक की तरफ मूव कर रहे हैं, ये प्रोटॉन लूज नहीं करेगा। एमाइन ग्रुप प्रोटॉन बेसिक डायरेक्शन में करेंगे, क्योंकि बेसिक ग्रुप है, तो ये बेसिसिटी की डायरेक्शन, जब 7 से pH ऊपर जाएगा तब ये रिलीज करेंगे। एसिडिक कंडीशन में प्रोटॉन हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड ग्रुप रिलीज करता है। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जब यहाँ पर CnH3 वैसा का वैसा ही, और ये COOH नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर R, इसको H। जब NaOH का कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप करते रहेंगे तो एक धीरे धीरे ये कंडीशन पहुंचेगा। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए एक एग्जांपल समझाने के लिए मैंने बोला कि pH यहाँ पर आ गया ऑलमोस्ट 4.0। तो इस पर हम लोगों को नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज +1 -1, तो +1 एंड -1, नेट चार्ज विल बी 0। तो नेट चार्ज जब 0 होगा तो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, PI वैल्यू, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर यह समझना है कि नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है नेट चार्ज, क्योंकि इस पे प्लस और माइनस इक्वल अमाउंट पे आ गए। तो इसको बोलेंगे PI वैल्यू, ठीक है। अब PI वैल्यू से अगर हम लोग आगे की बात करें कि इससे हम लोग आगे मूव कर रहे हैं, तो और OH डालेंगे, NaOH और इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन था, यहाँ पर था NH3 प्लस H और R, ये हम लोग PI वैल्यू बोल रहे थे, ये हम लोग पीछे से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट
और NaOH डालेंगे। अभी टाइट्रेशन कर्व ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग और NaOH डालेंगे। तो जब NaOH अब और डालेंगे तो अब तो ये तो प्रोटॉन लूज़ कर गया, अब प्रोटॉन कौन लूज़ करेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन लूज़ होगा। तो ये जब प्रोटॉन लूज़ करेगा तो ये कन्वर्ट कर जाएगा अब NH2 में, ठीक है। इसके पास कोई प्रोटॉन है नहीं तो ये वैसा का वैसा रहेगा। अब ये H और बाकी वैसे ही। तो इस वाले कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व। यहाँ एंड हो गया, अब ख़त्म हो गया। और नेट चार्ज इस पर क्या हो जाएगा, काउंट कीजिए, ये -1, तो -1 विल बी द नेट चार्ज। पीएच में समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर पीएच कितना था 4.0 और यहाँ पर नेट चार्ज क्या था 0। तो यहाँ पर पीएच में ले लेता हूँ 8 और नेट चार्ज -1। पीएच मैंने समझाने के लिए लिया है, ठीक है। तो ये एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व हुआ। तो अब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ कि टाइट्रेशन कर्व का 3 स्टेज हम लोग को देखा। पहला, जहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था, न्यूट्रल एमाइनो एसिड के लिए, तो नेट चार्ज था +1, पीएच था यहाँ पर 1। ये कंडीशन को हम लोग एसिडिक बोल रहे हैं। यहाँ पर एक आगे हम लोगों ने जब NaOH डाला तो यहाँ पर एक कंडीशन आया जिसको हम लोग PI वाला कंडीशन बोल रहे हैं, जिसमें क्या होगा, ये लूज़ कर जाएगा प्रोटॉन, ये लूज़ करेगा प्रोटॉन। और ये इस वाले को नेट चार्ज इस पर क्या होगा 0। इस स्टेज को क्या बोल रहे हैं PI, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, PI वैल्यू। और ये इसका pH हम लोगों ने क्या लिया था, तो इसका pH हम लोगों ने अराउंड 4.0 लिया था। तो इस स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ये सेकेंड स्टेज हो गया। तो फर्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग ऑफ टाइट्रेशन कर्व, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये मिड पॉइंट है PI वैल्यू, इसको हम लोग कह सकते हैं मिड पॉइंट। और अब अगर और हम लोग इसके ऊपर NaOH डालते तो थर्ड स्टेज आ रहा था, ठीक है, OH और डाल रहे थे तो एक थर्ड स्टेज आ रहा था जहाँ पर अब ये प्रोटॉन लूज़ करेगा। तो ये कन्वर्ट हो रहा था NH2 में, ये पहले से माइनस है, ये H और R। तो इसको हम लोग नेट चार्ज इस पर क्या हो जाएगा -1। और pH हम लोगों ने समझाने के लिए ले लिया था 8। और इस स्टेज को क्या बोल रहे थे, इस स्टेज को एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व। तो इसको हम लोग कह रहे थे एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व। ये थर्ड स्टेज है, क्लियर। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इसके अलावा 2 और स्टेज होता है एमाइनो एसिड में। ये 3 स्टेज तो हो ही गया, जहाँ पर +1 से स्टार्ट हुआ, 0 मूव किया नेट चार्ज और फिर -1 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और स्टेज होता है, इस स्टेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक और स्टेज होता है इन दोनों के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं PKA वैल्यू, PK1 स्टेज या P या फिर इसको हम लोग बोलेंगे PK1 स्टेज। और इन दोनों के बीच में यानी PI और एंड ऑफ टाइट्रेशन के बीच में एक और स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PKB स्टेज या फिर PK2 स्टेज, ठीक है, इसके बीच में। तो अब आ रहे हैं हम लोग उस स्टेज के बारे में कि PKA स्टेज क्या होता है। तो मैंने बताया कि ये स्टेज है, दिस स्टेज इज इन बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ टाइट्रेशन कर्व एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बीच का पॉइंट है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किस तरह का होता है, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, कैसा था, कुछ ऐसा। इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर H, इसके ऊपर R। तो नेट चार्ज यहाँ 0, इस नेट चार्ज 0, इसको हम लोग बोल रहे थे PI। और यहाँ पर ये स्टार्टिंग ऑफ टाइट्रेशन कर्व का स्ट्रक्चर कैसा था, तो यहाँ पर NH3+ COOH H और R, जिस पर नेट चार्ज था +1, ठीक है। ये स्टार्टिंग ऑफ टाइट्रेशन कर्व है।
तो अब ये pKa समवेयर हेयर होगा इन बिटवीन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेज का। तो यहाँ पर ये स्टेज में COO NH3 तो वैसे का वैसा है, इसको वैसे ही रखते हैं, H वैसा का वैसा, R भी वैसा वैसा। यहाँ पर ये इसमें चेंजेस हो रहा है, इनमें और इनमें चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों में, ये 100% COOH फॉर्म में है और 100% COO माइनस फॉर्म में है। तो इसका बीच का परसेंट क्या होगा, 50% इस फॉर्म में और 50% इक्विलिब्रियम ऑफ COO माइनस फॉर्म में। तो इस स्टेज में PI यानी pKa में क्या होगा, COOH 50% फॉर्म में एंड COO माइनस 50% में। क्लियर है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का, बाकी NH3 में कोई चेंज नहीं, क्योंकि NH3 सेम है, ठीक है, वे भी प्लस प्लस चार्ज। तो ये स्टेज में, तो यहाँ पर इसका नेट चार्ज पूछा जाए pKa का, तो इन दोनों का एवरेज होगा, किसका, STC प्लस PI का एवरेज, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में है। तो एवरेज कर दीजिए, +1 +0 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर 1/2 यानी +0.5, यानी pKa पर नेट चार्ज क्या होगा, +0.5। क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना है कि इस स्टेज में ये बफरिंग कैपेसिटी शो करते हैं, बफरिंग कैपेसिटी, ये बफर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 50% किस फॉर्म में है, COOH, और 50% किस फॉर्म में, COO माइनस में। तो ये रजिस्ट करेंगे चेंज इन द pH। तो इस pKa को याद रखना है कि ये हमेशा बफरिंग कैपेसिटी शो करता है, यहाँ पर बफरिंग पॉइंट शो करेंगे। अब आ रहे हैं नेक्स्ट pKb। pKa समझ में आ गया, तो pKb भी समझ में आ जाएगा जल्दी से। pKb देख लेते हैं, ये स्टेज है PI एंड एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग PI और एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व बना लेते हैं। तो एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व का स्ट्रक्चर कैसा था, NH2 COO माइनस H एंड R, नेट चार्ज -1, एंड दिस इज एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि PI की वैल्यू कैसा स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पर NH3 प्लस COO माइनस H एंड R, नेट चार्ज 0, ये था PI वैल्यू, ठीक है। तो अब ये बोल रहा हूँ कि इनके बीच में एक स्टेज होगा, इस स्टेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, pKb और pK2, क्योंकि यहाँ पर बफरिंग कैपेसिटी बाई बेस इसलिए B लिखते हैं, वहाँ पर बफरिंग कैपेसिटी बाई एसिड था, इस वाले फंक्शन ग्रुप के चलते था, इसलिए उसको A कहते हैं। यहाँ सेकेंड टाइम आ रहा है इसलिए pK2 भी लिखते हैं उसको। तो pKb में बेस का बात करेंगे, यानी इसमें चेंजेस हो रहा है, ये तो सेम है, देखिए यहाँ पर इसमें चेंजेस हो रहा है, तो स्ट्रक्चर 50-50%, ये दोनों मिक्स फॉर्म रहेगा, यानी pKb में किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, COO माइनस H और R, इसमें कोई चेंजेस नहीं। चेंजेस किस में, NH3 प्लस 50% इक्विलिब्रियम विथ NH2 50%, ठीक है, 50-50%। तो ये इन दोनों के बीच का स्टेज है, तो इन दोनों के बीच का स्टेज कब होगा, तो इस पर नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज भी इन दोनों का स्टेज का बीच का, PI आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट प्लस एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व के एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर PI तो वैल्यू क्या है, 0 चार्ज, और यहाँ पर एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व पे नेट चार्ज क्या है, -1, तो -1 डिवाइड बाई 2, सो दिस वैल्यू विल बी -1/2, यानी -0.5, ठीक है। तो pKb पर यहाँ पर -0.5 होगा नेट चार्ज, और ये फिर क्या करेगा, बफर की तरह। तो 2 पॉइंट पर, टाइट्रेशन कर्व में 2 पॉइंट पर बफर की तरह काम करते हैं ये, एक pKa पर और एक pKb पर। तो अब मैं सारा स्टेज लिख रहा हूँ, टोटल टाइट्रेशन कर्व का 1 to 5th स्टेज विथ नेट चार्ज एंड स्ट्रक्चर, समझिए।
तो पहला हम लोग शुरू करते हैं स्टार्टिंग ऑफ टाइट्रेशन का। स्ट्रक्चर कैसा था, NH3 प्लस COOH H और R, यह था स्टार्टिंग ऑफ टाइट्रेशन कर्व, नेट चार्ज +1। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेज में। अब पहुंच रहे हैं तो pKa का स्ट्रक्चर कैसा, यहाँ पर NH3 तो वैसा का वैसा रहेगा, COO माइनस पहला 50%, ये इक्विलिब्रियम विथ COO माइनस। ठीक है, यहाँ पर R, यहाँ पर H, तो ये था pKa वैल्यू। नेट चार्ज क्या, +0.5। ठीक है, 50-50%, ये 50% में और ये भी 50% में, COOH 50% एंड COO माइनस 50%। नेक्स्ट स्टेज था PI का। PI का स्टेज में क्या था, चलिए तो उसको ड्रॉ कर देते हैं। PI के स्टेज में COO माइनस पूरा कंप्लीट हो गया 100%, ये NH3 प्लस फॉर्म में, H और R, इसको PI वैल्यू बोल रहे हैं, और यहाँ पर नेट चार्ज 0। नेक्स्ट स्टेज PKB का स्टेज कैसा था, COO माइनस H R, और ये अब NH3 50% and this will be equilibrium with NH2 50%। ठीक है, तो ये था pKb वैल्यू। तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या, -0.5। ठीक है, लास्ट स्टेज विच इज एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व। तो एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व का स्ट्रक्चर कैसा था, CNH2 COO minus H and R, this is end of titration curve, और यहाँ पर नेट चार्ज क्या, -1। तो अब आ रहे हैं स्टेजेस पर। तो कितने स्टेज हो गए, काउंट कीजिए। तो स्टेज हो गया स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, स्टेज नंबर 4 एंड स्टेज नंबर 5। इस वाले को स्टार्टिंग ऑफ टाइट्रेशन कर्व, इसको pKa, इसको PI वैल्यू, इसको pKb और इसको एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसमें PI वैल्यू हमेशा, इस पर नेट चार्ज 0 होता है। तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला अब बता रहा हूँ कि PI कैलकुलेशन करने का फॉर न्यूट्रल एमाइनो एसिड, जिस पे साइड चेन में कोई भी चार्ज नहीं हो, उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट चार्ज। तो ये एवरेज वैल्यू होगा pKa प्लस pKb डिवाइड बाई 2, क्योंकि PI वैल्यू कहाँ लाई कर रहा है आप खुद देखिए, इन बिटवीन pKa एंड pKb के बीच में लाई कर रहा है, तो इसीलिए इन दोनों का एवरेज वैल्यू ले लेंगे। कल को एग्जाम में ये आया कि pKa की वैल्यू है 4 एंड pKb की वैल्यू है 8, तो इनका वैल्यू PI की वैल्यू क्या होगी, तो 4 प्लस 8 12 डिवाइड बाई 2 वैल्यू विल बी 6, तो 6 विल बी द आंसर। होप सो कि यहाँ तक समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइट्रेशन कर्व, इनका देखेंगे, पहले एक ग्राफ देखेंगे और उसके बाद टाइट्रेशन कर्व देखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड विथ इट्स फार्मूला। होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को समझा होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर होगा 7 o'clock शार्प इवनिंग में जूम पर। जो ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग।